तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ सेट 3 अपने परसेंटेज चैप्टर का। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सेट 1 सेट 2 कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 25-25 क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस भी करवाई हैं और एकदम बेस्ट अप्रोच के साथ हम इस पूरी सीरीज़ को ले चलेंगे। देखो, इससे पहले क्या ना, हमने पूरे परसेंटेज चैप्टर को पढ़ा, जितने भी हर एक कंसेप्ट के बारे में हमने एक बार पढ़ा, उस पर 4-4 5-5 क्वेश्चंस किए, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को बनाना है वो सभी के। अभी क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो कि आ भी सकते हैं। इसी पैटर्न पे हमारे सवाल आते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल को। देखो, हमारा पहला सवाल क्या बोल रहा है। द नंबर एक्स एंड वाई आर सच दैट द सम ऑफ 18% ऑफ एक्स। कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है, रेड पे जचेगा। तो दो नंबर है हमारे पास एक्स और वाई। ये इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि मतलब इस तरीके से नंबर है ये कि सम ऑफ 18% ऑफ एक्स एंड 8% ऑफ वाई इज 1/3 ऑफ सम ऑफ 22% ऑफ एक्स एंड 36% ऑफ वाई। देन फाइंड द रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। देखो, कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं। एग्जामिनर सामने से आपको मार्क्स दे रहा होता है। और कैसे दे रहा होता है, देखो, जो जो आपको सवाल में बोल रखा है ना, आप सिंपली वैसे ही करते चले जाओ। देखो, यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है 18% ऑफ एक्स प्लस में 8% ऑफ वाई। जो दे रखा है वो 1/3 ऑफ सम ऑफ 22% ऑफ एक्स। सम दे रखा है ना, सम ऑफ 22% ऑफ एक्स। तो यहाँ से सम होगा अपना 22% ऑफ एक्स प्लस में 36% ऑफ वाई। बस यही है, इसी इक्वेशन को आप सोल्व कर दोगे, आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ से आप एक्स और वाई की रेशो फाइंड कर लेना। देखो, इस 3 को जब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा ऊपर, तो 18 3 54x और 54x। और देखो, डायरेक्ट करना है यहाँ पे। जब आप 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 54x आएगा, और 54x और ये 22x जब इधर आएगा, एक्स एक्स को एक साथ लेकर आना पड़ेगा हमें फाइनल में, वाई वाई को एक साथ, तभी तो हमें एक्स और वाई का रेशो पता चलेगा। तो जब मैं यहाँ पे 54 में से 22 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा अपना 32। तो यहाँ पे 32x आ जाएगा। और उसी तरीके से जब मैं 8y की मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये 24% वाई हो जाएगा। और यहाँ पे 36% वाई दे रखा है। तो जब ये 24 वाला उधर 36 के जाके माइनस होगा तो कितना होगा अपना 12y। तो यहाँ पे इक्वेट कर दूंगा इसको 12y। अब देखो, दोनों किससे कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं। 4 8 32 एंड 4 3 12। और जो सामने है वो उसी की वैल्यू होती है। एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू क्या है, 8 है। और हमसे क्या पूछ रखा है, एक्स रेशो वाई पूछ रखा है। तो एक्स रेशो वाई क्या हो जाएगा, 3:8। तो 3:8 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से करना, 8:3 भी दे रखा है, तो 8:3 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स रेशो वाई पूछा है। अगर वाई रेशो एक्स पूछता ना तो 8:3 होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना, देखो ये जितने भी सवाल है ना, मिक्स सवाल है, क्योंकि मिक्स सवाल है, परसेंटेज चैप्टर के ही सवाल हैं। एग्जाम में तो आपको सारे चैप्टर्स के मिक्स सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने केवल परसेंटेज चैप्टर, धीरे धीरे हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे और फिर एक बार पूरे सिलेबस को, जितने भी मिक्स क्वेश्चंस होते हैं सबको एक तरीके से मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करवाऊंगा मैं आपसे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखो। इन एन एग्जामिनेशन 73% कैंडिडेट पास्ड इन क्वांट aptitude test, 70% passed in general awareness and 64% passed in both. If 6300 failed in both the subjects, then total number of, देखो इस तरीके का सवाल ना वेन डायग्राम से बहुत ही ईजिली बनाया जा सकता है। जब भी आपको दिया रहा है कि 73% क्वांट में पास्ड हो, है ना, इस तरीके से सवाल दिया रहा है कि 70% आपके जीए में पास हो और 64% आपके दोनों में पास हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है। और वेन डायग्राम भी बनाना है किस तरीके, देखो यहाँ पे बोथ वाला भी एक चीज़ दे रखा है, इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। एक को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्वांट के लिए और दूसरे को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपना जनरल अवेयरनेस के लिए। और यहाँ पे ये वाला जो अपना यहाँ पे बॉक्स है, ये अपना दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। देखो 73% दे रखा है उसने क्वांट में, मैं इस वाले को क्वांट रिप्रेजेंट करता हूँ, इस वाले को जीए से रिप्रेजेंट करता हूँ, जनरल अवेयरनेस से। तो यहाँ पे बोल रखा है 73% जो बच्चे हैं वो क्वांट में पास हुए हैं और 70% जो है जनरल अवेयरनेस में पास हुए हैं। लेकिन एक बात और दे रखी है, 64% ऐसे बच्चे हैं ना जो दोनों में पास हुए हैं। इसका मतलब 64% जो बच्चे हैं वो दोनों में पास हुए हैं, वो क्वांट में भी पास हुए हैं, वो जनरल अवेयरनेस में भी पास हुए हैं। अब ये जो 64% है,
ये एक्चुअली इस पूरे बॉक्स में से 64% तो क्वांट में भी पास है और जीए में भी पास है। तो केवल क्वांट में कितने पास होंगे? केवल क्वांट में 73% पास नहीं होंगे भाई। 73% में से 64% ऐसे हैं जो क्वांट में भी पास हैं, जीए में भी पास हैं। इसका मतलब कितने ऐसे परसेंट बच्चे हैं जो कि केवल क्वांट में पास हैं? तो बताओ, 73 में से मैं 64 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा? 9%। इसका मतलब 9% ऐसे बच्चे हैं जो केवल क्वांट में पास हैं। ऐसे यहाँ पर भी करो भाई, 64% दोनों में पास है। 70 में से जब मैं 64 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 6%। इसका मतलब 6% ऐसे बालक हैं जो केवल जनरल अवेयरनेस में पास है, क्वांट में वो फेल है। तो यहां से हमें पता चल गया क्वांट में कितने पास है, जनरल अवेयरनेस में पास कितने हैं और दोनों में कितने पास है। ठीक है, अब यहां से देखो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे फेल हैं, क्योंकि मैंने ये क्यों निकाला। देखो यहाँ पे 6300 फेल्ड बच्चे दे रखा है। अब जैसे ये टोटल अपनी जितने भी आए हैं ना, केवल इतने ही बच्चे टोटल पास हैं। 9% क्वांट में पास है, 6% जनरल अवेयरनेस पास है और ओवरऑल 64% दोनों में पास है। तो जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने परसेंट बच्चे अपने ओवरऑल पास हैं, टोटल बच्चे कितने पास हैं। 9 6 15, 15 और ये 64 जब आप प्लस करोगे 79%। इसका मतलब 79% ऐसे बच्चे हैं जो कि पास हैं। तो फेल कितने हैं? 21%। और 21% की ही वैल्यू दे रखी है 6300। तो यहाँ से मुझे 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। जब मैं इस 21 से इसको डिवाइड करूँगा कितने बार में जाएगा? 300 बार में। और ये तो 1% की वैल्यू आई। जब मैं दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो दोनों तरफ में मुझे पता चल जाएगा 100% की वैल्यू कितने आ जाएगी यहाँ पे? 30,000। इसका मतलब टोटल 100% अपने कितने बच्चे होंगे? 30,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि टोटल 100% बच्चे हैं। यहाँ पे यही पूछा गया ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी वॉच, मतलब टोटल कितने परसेंट बच्चे थे, कितने बच्चे थे, टोटल कितने बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम में अपीयर किया। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आगे भी मैंने आपसे एक सवाल करवाऊंगा इससे रिलेटेड बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3 में क्या बोल रखा है। टू स्टूडेंट्स ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी and the marks of A were 60% of the sum of their marks. The sum of marks obtained by A and B each. देखो इस सवाल में क्या बोल रखा है, ए और बी जो है वो अपीयर करते हैं एक एग्जामिनेशन में। ए जो है वो 8 मार्क्स ज़्यादा लेकर आता है बी से, और साथ में ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी ए के लिए ही दे रखा है। एंड द मार्क्स ऑफ ए वर 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। इसका मतलब 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, इसका मतलब ए जो है और बी है, यहाँ पे दो बच्चे हैं। ए को जो है 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। 60% की पहले बताओ फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। अब ये जो 5 है ना, एक्चुअली दोनों का सम है, ए और बी दोनों का मिला के सम है। ए को उसमें से 60% मिला है, 5 का 60% 3 होता है, क्योंकि 3/5 अपना 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इसका मतलब अगर अपना 5 100% है ना, तो उसका 60% अपना क्या हो जाएगा? 3%। इसका मतलब ए को अगर 3 मिला है ना, तो बाकी के बचे 2 को मिला होगा। भाई यही तो बोला गया है ना, ए को 60% मिला है दोनों के सम का। देखो अगर आप इसको वैसे भी निकालोगे ना 100 मान के, मैं सपोज मान लेता हूँ दोनों को 100 मिला है, ठीक है, दोनों को मिला के, तो ए को कितना मिलेगा? 60। भाई यही तो बोल रखा है ना, ए द मार्क्स ऑफ ए वर 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। देखो मैं आपको रियलाइज़ करवाता हूँ, आपको देखो यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से, एकदम विजुअलाइज कराता हूँ। अगर ए को 60% मिला हो तो यहाँ पे 40% मिला होगा। देखो दोनों का सम कितना है? 100। और ए को यहाँ पे कितना मिला है? 60, जो कि टोटल जो सम है उसका 60% है। तो यही यहाँ पे हमने फ्रैक्शन से जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हमें ईजी पड़ेगा। हमें इस तरीके से 100 मान के नहीं करना, टाइम वेस्ट है एक तरीके से। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। आगे का क्या बोल रखा है? द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई ए एंड बी, और हमसे पूछ रखा है दोनों के जो मार्क्स हैं उसका सम बताना है हमें। देखो यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है 8 मार्क्स मोर देन बी। रियलिटी में ये एक्चुअली रियलिटी में ये हो रहा है, ये तो हमें रेशो में पता चला है 3:2। एक्चुअली में ए जो है वो 8 मार्क्स ज़्यादा गेन करता है बी से, और यहाँ रेशो में कितना गेन करता है? 1 नंबर ज़्यादा गेन करता है, और उसी एक की वैल्यू दे रखी 8। मुझे फाइंड करना है दोनों का सम। दोनों का सम कितना होगा? 3 2 5, तो 5 की वैल्यू, भाई एक की वैल्यू जब 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 8 गुना कर दो, है ना भाई। एक का मान अगर 8 है तो 5 का मान कितना होगा? 8 गुना कर दो, 8 पंजे 40। इसका मतलब दोनों का सम कितना है? 40। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अगला सवाल है अपना, इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। ओके, मतलब 4% जो बच्चे हैं वो एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए, पास क्या होंगे, वो एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए। बाकी के बच्चे 96% पास अपीयर हुए, पास नहीं हुए, बार बार पास बोल रहा हूँ, पास नहीं हुए, अपीयर हुए। अब 96% में से भी जो 10% है वो पास नहीं हो पाए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ,
आखिर में मुझे पता करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे पता करना है, जो कि मैं मान लेता हूँ एक्स है। अगर टोटल स्कूल में एक्स नंबर ऑफ बच्चे हैं, जिसमें से 4% बच्चे जो हैं वो अपीयर ही नहीं करते, कितने परसेंट बच्चे अपीयर करेंगे? 96%। तो मैं यहाँ पे 96%, और परसेंट का मतलब अपॉन में 100, तो 96% यहाँ पे बच्चे अपीयर करते हैं। जिसमें से 10% जो बच्चे हैं वो पास ही नहीं हो पाते, तो कितने बच्चे पास होंगे अपने? 90%। तो 90 अपॉन में 100, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 होता है। मैं पूरा बेसिक से आपको परसेंटेज पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पे बताया हूँ किस तरीके से हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है। अब 90% जो बच्चे हैं वो अपने पास होते हैं, क्योंकि 10% बच्चे पास नहीं होते। आउट ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो 90% अपने पास होते हैं, आउट ऑफ द रिमेनिंग 50% को डिस्टिंक्शन मार्क्स, उन्हें कुछ मार्क्स मिल गया होगा। डिस्टिंक्शन मतलब उन्हें अलग कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गया होगा, जैसे कैसे ग्रेस मार्क्स कह सकते हैं। लेकिन 50% को ही मिला है। 432 स्टूडेंट पास बट डिड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क। भाई अगर 50% को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है रिमेनिंग के, तो बाकी के जो बचे 50% तो बचे, उनको डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं मिला। और सवाल में उसी की वैल्यू दे रखी है 432। इसका मतलब जो रिमेनिंग का 50% है उसी की वैल्यू तो 432 है। 432 बच्चों को ही तो नहीं मिला, 432 बच्चों को तो नहीं मिला, जो कि रिमेनिंग का 50% है। और रिमेनिंग है कितना अपना? ये रिमेनिंग है, इसका ही 50%। 50% मतलब 50/100, और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 432, और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितने बार में जाएगा? 50 से ही जाएगा, 2 बार में बिल्कुल जाएगा, है ना। अगर मैं दोनों तरफ देखूँ, देखो 12 से कट जाएगा। 12 3 जा 36, 12 6 जा 72, 12 8 जा 96। 2 से ये जाएगा 4 बार में जी बिल्कुल जाएगा। 4 से जाएगा ये 9 बार में बिल्कुल जाएगा। 9 से जाएगा ये 10 बार में, 10 से एक बार और चला जाएगा। तो ये 2 3, तो 3 जीरो, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, एक बचा। जब ये तीनों जीरो आके यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000, 1 के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल वन लाइनर सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा, और एकदम ईजी तरीके से बताऊंगा, और एकदम ऐसे बताऊंगा ना कि आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे इस सवाल में देखो, इन एन एग्जामिनेशन 53% कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे करवाया था ना ये 73% वाला वेन डायग्राम से, उसी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। 53% जो कैंडिडेट हैं वो साइंस में फेल होते हैं, और 48% जो है बच्चे वो मैथमेटिक्स में फेल होते हैं। इफ 40% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे बोथ वाला सब्जेक्ट दे रखा है, बोथ सब्जेक्ट वाला, इसका मतलब मुझे ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जिसमें दोनों का एक कॉमन बॉक्स हो। ठीक है, और ये कॉमन बॉक्स मैंने बता दिया, ये बना दिया। इसको अगर मैं साइंस के लिए डिनोट करता हूँ, इसको मैं मैथ्स के लिए डिनोट करता हूँ, तो यहाँ पे दे रखा है 53% ऐसे बच्चे हैं जो कि साइंस में फेल होते हैं, तो यहाँ पे 53% लिख देता हूँ जो कि साइंस में फेल होंगे, और 48% मेरे मैथमेटिक्स में फेल होंगे। टोटल मतलब 40% ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों में फेल हुए हैं, दोनों में। 40% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, इसका मतलब 40% दोनों में फेल हुए। अगर मैं आप 53 में से 40% माइनस कर दे, देखो ये टोटल बॉक्स क्या है? 53% है, जिसमें से 40% बच्चे तो हैं साइंस में और मैथ में दोनों में फेल हुए हैं। लेकिन अगर मैं 53% बच्चे टोटल साइंस में फेल हुए हैं, अगर मैं 53 में से 40 माइनस कर दूं, तो यहाँ पे 13% आएगा। 13% मेरा क्या बताता है? 13% ये बताता है कि 13% बच्चे केवल साइंस में फेल है, मैथ में वो पास है। क्योंकि 53% टोटल अपने साइंस में फेल है, जिसमें से 40% साइंस और मैथ दोनों में फेल है, तो बाकी के बच्चे 13% अपने केवल साइंस में फेल है, वो मैथ में पास है। ऐसे यहाँ पर भी 48% अपने मैथ में फेल है, लेकिन 40% बच्चे साइंस और मैथ दोनों में फेल है। इसका मतलब 8% बच्चे केवल मैथ में फेल है, साइंस में तो वो पास है। इसका मतलब 8% जो बच्चे हैं वो मैथ में क्या है? फेल है। बाकी जो 40% है वो तो दोनों में फेल है। 8% अपने मैथ में फेल है और वो साइंस में पास है। अब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा टोटल अपने कितने परसेंट बच्चे फेल हैं, तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा, और वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि पासिंग परसेंट कितने बच्चे हैं। देखो यहाँ पे 13 और 8 कितना होता है अपना? 21, 21 और ये 40 कितना होगा अपना? 61%। 61%, इसका मतलब टोटल जो बच्चे हैं वो फेल्ड हैं। तो यहाँ पे बाकी के जो बच्चे 100 में से माइनस कर दूंगा 61 को, तो 39%। 39% ऐसे बच्चे हैं ओवरऑल जो कि अपने क्या है? पास्ड है। और यही तो हमसे पूछ सका है, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे 39% अपने क्या है? ऐसे बच्चे हैं जो कि पास्ड है, किसी न किसी सब्जेक्ट में, बोथ द सब्जेक्ट्स में वो पास्ड है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। इन अ शोरूम द रेशो ऑफ टीवीज एंड राइस कुकर इज 2:3। फाइंड द परसेंटेज ऑफ राइस कुकर इन द शोरूम। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है? रेशो टीवी का और राइस कुकर का 2:3 है।
है ना, कोई भी एक शोरूम है जिसमें टीवी का और राइस कुकर का 2:3 है, तो मुझे पता करना है उसमें राइस कुकर का कितना परसेंटेज है। भाई टोटल कितना है अपना 5 और राइस कुकर कितना है उसमें से 3, तो 3/5 अपना होता है कितना है 60%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शंस को परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट करना आता जल्दी से तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 5 से 20 बार में जाएगा, 20 से 3 बार में मल्टीप्लाई होके 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आपको ऐसे करना ही नहीं है, 3/5 लिख देना है, टोटल नीचे आता है, ऊपर अपना जो भी चाहिए होता है वो आता है, 3/5 60% होता है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। आओ अगले सवाल में चलते हैं। In a test consisting of 140 question, a candidate correctly answered 70% of the first 80 question. What percentage of the remaining question does the candidate need to answer correctly to score 60% in the टेस्ट? देखो यहाँ पे पता है ओवरऑल परसेंटेज का सवाल है ये। ओवरऑल परसेंटेज का सवाल कैसे? देखो 140 टोटल क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने? 140 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन है अपने। यहाँ पे बोल रखा है कैंडिडेट है जो कि करेक्टली आंसर कर देता है 70% फॉर द फर्स्ट 80 क्वेश्चन। इसका मतलब पहले 80 क्वेश्चन में उसके 70% जो सवाल है वो बिल्कुल सही जाते हैं, और बाकी के बचे कितने 60 क्वेश्चन में वो कितना सही करेगा कि उसका ओवरऑल जो स्कोर बनेगा ना, है ना, यहाँ पे बोला का ना व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन, मतलब रिमेनिंग क्वेश्चन वो कितना करेक्ट करेगा, नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 60% इन द टेस्ट, ताकि वो 60% अपने टेस्ट में स्कोर कर पाए। तो मुझे यही बताना है कि वो यहाँ पे 60% अगर उसको स्कोर करना है ओवरऑल टेस्ट में, तो यहाँ पे कितना परसेंट जो क्वेश्चन है उसको सही करे बाकी के 60 क्वेश्चन में। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, देखो अगर मार्केट में आलू और प्याज और धनिया गोभी जो भी ले लो, सबके रेट अगर 5-5% मैंने बढ़ा दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज महंगाई 5% बढ़ गई? बिल्कुल बढ़ गई। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट लग रहा है, अगर 60% उसको स्कोर करना है अपने टेस्ट में, तो वो 140 के 40 क्वेश्चन में से 60% स्कोर करे। इसका मतलब जो पहले के 80 क्वेश्चन है और बाद के 60 क्वेश्चन है, दोनों में वो 60% स्कोर करे, तो उसका ओवरऑल 60% स्कोर होगा। लेकिन यहाँ पे उसने 70% स्कोर किया है, इसका मतलब 10% ज़्यादा स्कोर किया है। अगर देखो दोनों दोनों तरफ दोनों 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 पाले में 80 क्वेश्चन में भी और 60 क्वेश्चन में भी अगर वो 60% स्कोर करता है, तो उसका ओवरऑल 60% आएगा। यहाँ पे तो मुझे दे रखा है 60-70%, लेकिन यहाँ तो मुझे नहीं दे रखा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लेट कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर उसने 60% स्कोर किया, तो ओवरऑल एक बार मान के चलता हूँ कि हाँ यहाँ पे तो वो 60% स्कोर मैं मान के चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो दे रखा है, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा दे रखा है? यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा दे रखा है, और 80 का अब वो मुझे कम करना पड़ेगा, उसको भी मुझे 60 के बराबर लेकर आना पड़ेगा, तभी तो दोनों तरफ 60% हो जाएगा, फिर मेरा ओवरऑल 60% आ जाएगा। तो जो यहाँ पे 70% एक्स्ट्रा है, जिसमें 10% एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 60% बनाना है, तो जो 10% एक्स्ट्रा है, 10% किसका? 80 का। और देखो ऊपर वाला रेशो ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो 0 से 0 तो ऐसे ही कट जाएगा, 8:6 आ गया, तो 80 का अब ये 8 हो गया। अब ये 8 इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो यहाँ पे 60% है, क्योंकि यहाँ पे वो 70%, यहाँ पे 10% उसने एक्स्ट्रा सही किए हैं। अब मैं यहाँ पे उस पर माइनस कर दूंगा, तो दोनों तरफ मेरा 60% वाला जो पल्लू होगा वो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल मेरा 60% आएगा। तो जो यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे माइनस कर दूंगा, और किस वाले में? 8 वाले में। 8 वाले उस वाले से 8 वाले पहले 80 क्वेश्चन, और जब मैंने उसका रेशो लिया तो 8:6 आ गया, तो 8 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ। और किस में मुझे फाइंड करना है, किस में उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा कि ओवरऑल 60% आएगा? 6 वाले में। तो मैं यहाँ पे 6 से इसको क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? 80/6 हो जाएगा। और किससे जा रहा है ये? देखो 13 से जा रहा है, 13 6 78, यस। और फिर यहाँ पे कितना बचेगा अपना? 2/6 मतलब 1/3, तो 6:1/3 अपना यहाँ पे आ जाएगा इसका काट के। तो 6:1/3 मुझे यहाँ पे 60 में से माइनस करना पड़ेगा। देखो आप डायरेक्टली 6 मत माइनस करो, 7 माइनस करो। जब आप 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे मैं सही तो कर रहा हूँ? नहीं, यहाँ पे आएगा अपना 13 आएगा, क्योंकि ये 6 से 13 बार में जाएगा। 6 से 13 बार में जाएगा, तभी तो 13 6 78। इसका मतलब 13 6 78, और यहाँ पे 2 बचा 2/6 मतलब 1/3। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे 13 माइनस नहीं करूँगा, 14 माइनस करूँगा। जब मैं यहाँ पे 14 माइनस करूँगा तो 46 आएगा, है ना।
यहाँ पे 6 मैंने गलती से लिख दिया था, इसलिए मेरा एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ। तो 13 में माइनस नहीं करूँगा, देखो ये 13 से बड़ा है, 13:1/3 मतलब 13.33, तो मैं डायरेक्टली 14 माइनस करूँगा। जब मैं यहाँ पे 14 माइनस करूँगा तो 46 आ गया, और इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, तो 46:2/3। इस तरीके से सॉल्व करते हैं अपने फ्रैक्शन को जब भी मुझे सिंपल नंबर में से माइनस करना होता है। तो 46:2/3% अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला जो बेसिक कंसेप्ट है इसको भी मैंने अपने सीरीज़ में बता रखा है, प्लेलिस्ट में, परसेंटेज वाली फुल प्लेलिस्ट, फुल परसेंटेज चैप्टर, जिसको मैंने यूट्यूब पे करवाया भी है। Two students A and B appeared for an examination. A secured 8 marks more than B, and the marks of A were 55% of the sum of their marks. The sum of marks obtained by A and B each. बिल्कुल इससे सिमिलर मिलता जुलता सवाल मैंने एक करवाया अभी अभी, देखो दिखाऊं मैं, ये वाला, ये बिल्कुल जो ये वाला सवाल है ना, बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही अपना ये वाला सवाल है। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। ए जो है वो 8 मार्क्स ज़्यादा गेन करता है बी से, एंड द मार्क्स ऑफ ए वर 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। इसका मतलब ए का जो मार्क्स है वो 55% उनके सम का है। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी, 11/20, क्योंकि 1/20 5%, 11 से मल्टीप्लाई कर दो 55 आएगा। टोटल सम उनका कितना है, 20 है, उसमें से ए को 11 मिला है। ए को अगर 11 मिला है तो बाकी के बच्चे बी को मिला होगा 9। और सवाल में क्या बोल रखा है, ए ने 8 मार्क्स ज़्यादा गेन किए हैं बी से, यहाँ पे उसने कितना गेन किया है, 2 नंबर ज़्यादा गेन किया है, 2 की वैल्यू इधर की 8। तो मुझे यहाँ पे पता करना है सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड बी। देखो 2 का 8 वैल्यू दे रखा है, 4 गुना है, तो दोनों का सम कितना होगा, 11 9 + 20, 20 का भी मैं 4 गुना कर दूंगा, 20 चौका 80, तो 80 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। इसी तरीके से आपको करना है सवाल, इस तरीके के सवाल को तो आपको 2 सेकंड में निपटा देना है, तभी आपको सारा पूरा पेपर अटेंड कर पाओगे, वरना फिर भूल जाओ इस बार सिलेक्शन। ठीक है, जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तभी आप मान के चलो आप बिल्कुल सही राह पर हो, आपकी सही तैयारी एकदम सही चल रही है। The ratio of income and expenditure of person is 8:5. If her income increases by 25% and her expenditure increases by 28%, then what is the percentage increase in her saving? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो रेशो है इनकम और एक्सपेंडिचर का वो 8:5 है। सबसे पहले तो आपको ये पता भी होगा, और नहीं भी पता तो ये जान लो, जो इनकम होता है, इनकम क्या होता है, टोटल हमारी सैलरी, उसमें से हम कुछ एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, जो बाकी के बच्चे उसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, उसका इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 8:5। इसका मतलब अगर उसकी इनकम 8 है तो उसमें से 5 वो खर्च कर देता है, बाकी के बचे वो 3 क्या करता है, सेविंग करता है। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, इफ़ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 25%। देखो यहाँ पे 25% 28% से बढ़ाया जा रहा है, तो मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ताकि मुझे परसेंटेज से यहाँ पे बढ़ाने में इजी हो। अब मैं इनकम को अगर मैं 25% बढ़ा रहा हूँ, जब मैं अपने इनकम को 25% बढ़ाऊंगा, देखो 25 8 200, इसका मतलब मैं 200 बढ़ाऊंगा। और यहाँ पे क्या बोला का, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 28%, अपने एक्सपेंडिचर को 28% बढ़ाऊंगा। जब मैं यहाँ पे 28% बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा, देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 28 पंजे 140, इसका मतलब मैं अपने एक्सपेंडिचर को 140 रुपये से बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सेविंग कितना परसेंटेज से बढ़ाऊंगा यही पूछ रखा है, देन वाई व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन आवर सेविंग। तो सेविंग से कितना परसेंट बढ़ेगा, देखो जब 200 रुपये मैंने इनकम बढ़ाया, उसमें से एक्सपेंडिचर मैंने 140 कर दिया, तो बाकी के बचे 60 मेरे सेविंग में बढ़ेंगे। तो सेविंग 60 बढ़ा है, और कितने पर बढ़ा है, 300 मेरा पहले था, तो 300 में अब वो 60 बढ़ गया, 300 में 60 बढ़ गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, मैं 300 का 60 कितना परसेंट है वो निकाल दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितना परसेंट मेरी सेविंग बढ़ी है। देखो 6 5 जो 30, इसका मतलब 1/5 आएगा, 1/5 मतलब 20%। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, द एक्सपेंस ऑफ फैमिली ऑन राइस वेजिटेबल एंड कुकिंग ऑयल आर इन द रेशो 9:11:5। देखो यहाँ पे राइस वेजिटेबल और कुकिंग ऑयल पे यहाँ पे रेशो दे रखा है कि एक फैमिली है जो कि खर्च करती है 9:11:5 पे। इसका मतलब राइस पे अगर वो 9 रुपये खर्च करती है, तो वेजिटेबल पे 11 रुपये और कुकिंग ऑयल पे वो 5 रुपये खर्च करेगी। सवाल में ये बोल रखा है आगे, द प्राइस ऑफ दिस आइटम इंक्रीज बाई 10%, 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये जो तीनों आइटम है उनका जो प्राइस है, पहले वाले का 10% बढ़ जाता है, दूसरे वाले का 20% बढ़ जाता है, तीसरे वाले का 30% बढ़ जाता है। तो मुझे पता करना है टोटल एक्सपेंस फैमिली का कितना परसेंट बढ़ जाता है। इसका मतलब राइस अगर 10% बढ़ जाता है, वेजिटेबल अगर 20% बढ़ जाता है, कंजम्पशन नहीं,
ये कुकिंग ऑयल का जो प्राइस है वो 30% बढ़ जाता है। और ये क्या है, उनका एक्सपेंस है, कितना वो खर्च करते हैं, तो इतना इतना वो खर्च करते हैं और उन पे इतना इतना परसेंट क्या है उनका रेट बढ़ जाता है। तो मुझे पता करना है कि कितना उनका खर्चा इस बार बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको तीनों की वैल्यू दे रखी है कि तीनों में कितना बढ़ रहा है और तीनों का रेशो दे रखा है। तो यहाँ पे आप वेटेड एवरेज से निकाल सकते हो। वेटेड एवरेज में क्या होता है, आप सिंपली इन दोनों की और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे और उनका सम कर दोगे और उसको रेशो से डिवाइड कर दोगे। कैसे करोगे, 10 9 जा 90 प्लस में 20 × 11 मतलब 220 और यहाँ पे 3 5 जा 15 मतलब 150 और टोटल से डिवाइड कर दूंगा। 11 + 9 20, 20 और 5 25, 25 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ 220 और 90 को 310 और यहाँ पे 460, इसका मतलब 460 आ जाएगा। 460 को मुझे 25 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे मुझे कैसे डिवाइड करना है, देखो ऐसे ही नहीं करना डिवाइड। देखो 5 से 5 बार में जाएगा और ये कुछ नहीं, 5 से जो जीरो है वो 2 बार में जाएगा। एक्चुअली ये कुछ नहीं, 10 है मल्टीप्लाई में भाई, 46 × 10 मतलब 460, तो ये 10 था तो अब ये 2 बार में चला गया। अब ये कितने बार में जाएगा, 5 9 जा 45 और 1 बचा, 5 2 जा 10, इसका मतलब 9.2 आया। 9.2 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 18.4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो भाई, 460 है उसको अगर मुझे 25 से करना है, देखो मैं जानता हूँ 25 में 225 होता है। अब 225 का ही ये 2 गुना है, 2 गुना है, इसका मतलब 25 निम्मे, निम्मे का भी 2 गुना मतलब 18 बार में, और बाकी 10 तो बच गया ना। 10 25 से छोटा है तो 1 पॉइंट लगेगा और वो 100 हो जाएगा जो 10 था। तो 25 का 100 18.4%, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है तो आप ऐसे कर लो, वरना ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट 100 मार्क्स ईच, मतलब तीनों सब्जेक्ट जो है वो टोटल उनका जो मार्क्स था वो 100 नंबर के तीनों सब्जेक्ट थे। अ स्टूडेंट स्कोर 60% इन द फर्स्ट, 80% इन द सेकेंड सब्जेक्ट एंड ही स्कोर 70% इन एग्रीगेट। हिज परसेंटेज मार्क्स इन द थर्ड सब्जेक्ट इज, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, पहले में उसको 60% मार्क्स मिला, दूसरे में इसको 80% मार्क्स मिला और एग्रीगेट मतलब उसको टोटल जो ओवरऑल स्कोर है वो 70% स्कोर किया है। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, एक सवाल एक करवाया था जहाँ पे यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे वो कितना परसेंट स्कोर करेगा कि उसके 70% यहाँ पे स्कोर होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो मैं एक बात आपको उस समय भी बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने करवाया था ना एक क्वेश्चन, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, भाई वो 70% ओवरऑल तभी स्कोर करेगा जब वो यहाँ पर भी 70% स्कोर करेगा, यहाँ पर भी 70%, यहाँ पर भी 70%, तभी वो ओवरऑल 70% स्कोर करेगा। तो यहाँ पे तो मैं लेट कर लूँगा कि वो 70% अपना स्कोर करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो उसने 10% कम स्कोर किया है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 10% उसको बढ़ाना पड़ेगा। तीनों का जब मैं रेशो ले लूँगा तो 1:1:1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10% जब मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 10% और यहाँ पे 10% वो एक्स्ट्रा है। 70% मुझे देखो तीनों को मुझे 70% के बराबर बनाना है, यहाँ पे 10% कम था तो मैंने 10% प्लस कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करने पे 10% आएगा, इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 नहीं किया। अब यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ पे 10% माइनस कर दूंगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे 10 ही आएगा तो यहाँ पे 10% माइनस कर दिया। और किसमें मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, इस वाले थर्ड वाले का यहाँ पे क्या है 1 है। 1 से जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो इतना ही आएगा, तो 10 से 10 चल जाएगा। इसका मतलब 70% ओवरऑल मुझे यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट में 70% गेन करूँगा तो मुझे ओवरऑल 70% यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। तो 70% ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा और सोल्यूशन भी हमने किस तरीके से किया है वो भी समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। In an examination, Anita scored 31% marks and failed by 16 marks. Sunita scored 40% marks and obtained 56 marks more than required to pass. Find the minimum marks required to pass. देखो जब भी आपको इस तरीके से सवाल दिखे ना 31% मार्क्स और फेल्ड बाई 16 मार्क्स और फिर वहीं आके दिखे कि 40% मार्क्स अगर गेन करिए और 56 मार्क्स मोर और यहाँ पे फेल्ड मतलब कम, तो जब भी इस तरीके से दिखे तो आपको जो परसेंटेज है उनका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे निकालोगे, देखो ये एक तरीके से क्या है लक्ष्मण रेखा है। अब इससे पीछे जाओगे तो इसका मतलब लेस, इसका मतलब यहाँ पे 16 से फेल हुई है और इसके आगे जाओगे तो उतने नंबर से आप पास हो गए तो 56। तो 56 और 16 इन दोनों में कितना डिफरेंस है
भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिट गया, यहाँ पे माइनस का 16 था, यहाँ पे 56 था। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितने दूर का फासला है, दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तभी मुझे पता चल जाएगा दोनों के बीच में कितना दूर है, क्योंकि उतना इधर है, ये इतना इधर है, इतना दूर है, दोनों आपस में बहुत अपोजिट साइड से दूर है। तो जब मैं दोनों में प्लस करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है या फिर डिस्टेंस कितना है। भाई डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं 10 और 6 में कितना डिफरेंस है, तो 4 है। 4 है क्या, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी पर ये दोनों नंबर आते हैं, तो 4 की दूरी पे आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा। इसका मतलब कहने का मिला के ये है, जब भी आपको फेल्ड या फिर लेस दिख जाए और यहाँ पे एक जगह मोर दिख जाए, तो दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो उनके बीच का डिफरेंस मुझे पता चल जाएगा। तो 56 और प्लस 16 कितना आएगा अपना, बताओ। 60 और 72। तो यहाँ पे ये 72 इन दोनों का डिफरेंस आया और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9%। तो 9% की वैल्यू कितनी आई, 72। मुझे फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1% की मार्क्स पता कर लूँ, कितना आएगा, 8। भाई 9 से ये जाएगा 8 बार में, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 8। मुझे फाइंड करना है मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। पास होने के लिए मुझे कितना परसेंट मार्क्स चाहिए होगा, मिनिमम मार्क्स पूछा है, परसेंट नहीं, मिनिमम मार्क्स। देखो अगर मैं 31% मार्क्स में, भाई जब मैं 31% मार्क्स लेकर आ रहा था तो मैं 16 मार्क्स से फेल हो रहा था। अगर मैं 31% मार्क्स भी लेकर आऊँ, अगर मैं 31% मार्क्स लेकर आऊँ और प्लस में उसमें मैं 16 नंबर जोड़ दूँ, क्योंकि मैं 16 नंबर से फेल हो रहा था, तो जब मैं उसमें 16 नंबर जोड़ दूँ इसका मतलब मैं पास हो जाऊँगा। तो 31%, भाई 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 31% की मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मुझे पता चल जाएगा 31% में कितने मार्क्स आते हैं अपने। तो कितना आएगा यहाँ पे, 248। 248 में अगर मैं यहाँ पे 16 प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा, देखो 8 से 14 लास्ट में 4 आएगा, और ये तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है तो ये तो आएगा ही नहीं। 264 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आओ चलते हैं यहाँ पे, इन अ क्लास 83:1/3%। देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 होती है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हो ना तो आप इस तरीके से कर लो, इसको मैं लिख सकता हूँ ब्रेक करके, भाई 80% प्लस में 3:1/3% मतलब 1/30%। जब इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 3:1/3% आएगा। अब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी, 4/5। तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 4/5। तो यहाँ पे 4/5। अब दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। यहाँ पे 5 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 6 4 24, तो 24 प्लस में ये 1 बार में जाएगा, तो यहाँ आएगा कितना, 25/30। तो ये कितना आएगा अपना, 5/6। तो जब भी आप उस तरीके से भूल जाओ तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके से एग्जाम में बैठो सॉल्व करने। आपको ये इस तरह ये जितने भी फ्रैक्शन वाले होते हैं देख के पता चल जाना चाहिए कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/6। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, 5/6 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इसका मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दे रखा है। अगर 5/6 इसका मतलब टोटल 6 हैं, उसमें से 5 कितने गर्ल्स हैं, 5 अगर गर्ल्स हैं तो बाकी एक बचा एक बॉयज़ होगा। हर 6 में से 5 गर्ल्स हैं, एक बॉयज़ है। 60% ऑफ द बॉयज़, 60% ऑफ द बॉयज़ एंड 80% ऑफ द गर्ल्स जो है वो प्रेजेंट है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। भाई अगर 60% बॉयज़ प्रेजेंट है तो 40% अपने एब्सेंट होंगे, और यहाँ पे 20% अगर गर्ल्स क्या है, एब्सेंट होंगी, क्योंकि 80% यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, तो यहाँ पे 20% एब्सेंट होंगी। अब मुझे फाइंड करना है एब्सेंट टोटल का, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं फाइंड करना, वेटेड एवरेज से मैं पता कर सकता हूँ। भाई ओवरऑल परसेंटेज से तो निकालना है। अगर 5:1 मुझे गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशो दे रखा है, इतने बच्चे अपने हैं, हर 6 में से 5 गर्ल्स हैं और एक यहाँ पे बॉयज़ है, मतलब रेशो दे रखा है दोनों का। और मुझे पता रखा है टोटल में से भाई 20% अपनी गर्ल्स एब्सेंट है, 40% बॉयज़ एब्सेंट है। मुझे पता करना है टोटल कितने एब्सेंट है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों के रेशो से डिवाइड कर दो। 20×5 = 100 और 40 की एज इट इज़ 40 से, और दोनों टोटल कितना है, 5 और 1 6। तो 140 को जब आप 6 से डिवाइड करो कितने बार में जाएगा, 6 2 12, 6 3 18 और 2/6 मतलब 1/3। तो 1/3, 23:1/3 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, सोहम्स इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वर इन द रेशो 5:1। हिज इनकम इंक्रीज बाय 25% while his saving increased by 20%. If Soham's current expenditure is 4,347, then what was his initial income? देखो यहाँ पे क्या बोला है,
सोहम की इनिशियल इनकम ही मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। यहाँ पे बोला है ना व्हाट वाज हिज इनिशियल इनकम। सोहन की जो इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वर इन द रेशो 5:1। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दे रखा है। देखो जब मैं दोनों को प्लस करता हूँ ना तभी मुझे इनकम का पता चलता है, और इनकम ही मुझे फाइंड करनी है। और यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दे रखा है 5 और 1। जब मैं दोनों को प्लस करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा इनिशियल उसका इनकम कितना था। ठीक है, हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 25%। देखो मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या है, जब मैं 25% से बढ़ाऊंगा तो बढ़ाने में आसानी होगी। तो जब मैंने उसकी इनकम को 25% से बढ़ाया, भाई 600 का 25% मतलब 150, 25 छिक्का 150, परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे, 25 छिक्का 150, इसका मतलब मैंने 150 प्लस किया उसका इनकम में। और उसके जो सेविंग है उसको मैंने 20% बढ़ाया। भाई उसकी सेविंग कितनी थी 100, जब मैं उसमें 20% बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ाऊंगा, 20 ही बढ़ाऊंगा। और यहाँ पे उसका जब देखो इनकम अगर उसकी 150 बढ़ी है, सेविंग अगर उसकी 20 बढ़ी है, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, 130। क्योंकि एक्सपेंडिचर जमा सेविंग अपना इनकम होता है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, तो 130 उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा। और सवाल में यही बोला है, सोहम्स करंट एक्सपेंडिचर इज 4347, मतलब करंट एक्सपेंडिचर मतलब बढ़ने के बाद एक्सपेंडिचर। 500 में जब मैं 130 बढ़ा दिया तो कितना है, 630 रुपीज़। 630 रुपीज़ की ही वैल्यू दे रखी है, 4347। मुझे फाइंड करना है व्हाट वाज हिज इनिशियल इनकम, मुझे 600 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे 1 की वैल्यू फाइंड करूँगा, फिर उसके बाद 600 की वैल्यू, ऐसे नहीं फाइंड करूँगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है मेरा, दोनों में कॉमन है मेरा 30। 30 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब अगर मैं इसको 21 से डिवाइड करूँ कितने बार में जाएगा, 30। और जब मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा अपना 600 की वैल्यू। इसका मतलब मैंने इसको किससे डिवाइड किया, 21 से। 21 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 30 बार में जाए। तो जब मैं इधर 21 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इधर भी तो मैं 21 से डिवाइड करूँगा, कितने बार में जाएगा, 21 टू 42। फिर यहाँ पर कितना बचेगा अपना, एक। और फिर एक डबल जीरो भी लूँगा क्योंकि दो को मैं यहाँ पे एक ही साथ डिवाइड कर रहा हूँ, तो 21 7 147, तो 207 बार में। और मैंने जब इसकी 20 से मल्टीप्लाई करी 30 की, तब जाके मेरा 600 आया। तो मैं इधर भी 20 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा अपना बताओ। यहाँ पे 7 दूनी 14, इसका मतलब 140, और ये 4000। भाई अगर इसको आप ऐसे मान लो ना, 200 प्लस में 7, 200 की अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अपना 4000, और 7 की जब आप 20 से मल्टीप्लाई करो 140, एक्स का मतलब 4140। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। 3 सेट्स हैं, 40, 50 एंड 60 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन। ठीक है, 40 के 50 और 60 स्टूडेंट्स के सेट जो है एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं। द पास परसेंटेज वॉज 100%, 90% एंड 80% रिस्पेक्टिवली। द पास परसेंटेज ऑफ द होल सेट। देखो 40 बच्चों का सेट है, 50 बच्चों का सेट है और 60 बच्चों का सेट है, जिसमें से पहले सेट में तो 100% बच्चे अपने पास हो गए, दूसरे वाले सेट में 90% बच्चे पास हुए हैं, तीसरे वाले में 80% बच्चे पास हुए हैं। अब मुझे पता करना है टोटल और ओवरऑल होल सेट में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। देखो ओवरऑल पता है, वेटेज एवरेज निकाल लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करते जाओ, और जो यहाँ पे रेशो है रेशो निकाल लो। सबसे पहले रेशो जीरो, जो जब मैं तीनों को 10 10 से डिवाइड करूँगा तो रेशो पता चल जाएगा मुझे, तो जीरो से जीरो जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे मुझे रेशो पता चल गया। तो इनकी इससे मल्टीप्लाई कर दो और जो रेशो है उनका सम से डिवाइड कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा ओवरऑल कितने परसेंट यहाँ पे बच्चे पास हुए हैं पूरे सेट में, होल सेट में। जब मैं 100 की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 400 आएगा। याद रखना रेशो हमेशा ऊपर वाले के लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले का नहीं। नीचे वाला तो परसेंटेज दिया रहता है कितने परसेंट बच्चे पास है फेल है। ठीक है, 90 की जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 450 आएगा फिर। ठीक है, 80 की जब मैं 6 में मल्टीप्लाई करूँगा 480। अब यहाँ पे देखो, देखो ये क्या है एक्चुअली, ये भी 450 प्लस 30 है ना, तो 450 और 450 900, 900 400 1300, 1330, इसका मतलब 1330 हो गया। और जब मैं इनका सम करूँगा 9 4 13, 13 5 13 6, नहीं 5 4 9 9 6 15, इसका मतलब 15 से मैं डिवाइड कर दूंगा। देखो कितने बार में जाएगा, 15 8 120, फिर यहाँ पे कितना बचाएगा 130, फिर से जाएगा 15 8 120, फिर यहाँ पे कितना बचा 10, 10 और 15 मतलब 5 2 10, 5 3 15, 88:2/3%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सवाल करना है, और समझ में आया होगा सवाल भी में क्या बोल रखा है। नाउ अब इसको देखो, फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट द टोटल मार्क्स इज 100। ठीक है, द ब्रेकअप थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड वाइवा इज 40%, 30%, 20% एंड 10%, मतलब टोटल जो है 100% मार्क्स है उसके, है ना। लेकिन उसमें से डिवाइड कर दिया गया है, 40% अपने थ्योरी के मिलेंगे, 30% प्रैक्टिकल के, 20% प्रोजेक्ट में से और 10% वाइवा में से।
40%, 30%, 20% और 10% अपने यहाँ पे थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा में से मिलेंगे। एक कैंडिडेट है जो कि 80% अपने थ्योरी में स्कोर करता है, 80% पहले वाले में, थ्योरी वाले में, 70% वो किस में स्कोर करता है, प्रैक्टिकल में, और 60% वो स्कोर करता है प्रोजेक्ट में, और 50% वो स्कोर करता है वाइवा में। तो मुझे पता करना है उसका एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज उसका कितना आएगा। पिछले वाले की तरह था क्वेश्चन, पिछले वाले में भी ऐसी था, इस वाले में भी ऐसी है। सबका रेशो फाइंड कर लो, फिर ऊपर से नीचे की मल्टीप्लाई कर दो, फिर रेशो से डिवाइड कर दो सम से। 8 4 जा 320, ठीक है, 7 3 जा 221 मतलब 210, और यहाँ पे 6 2 जा 12 मतलब 120, और यहाँ पे 50 आ जाएगा एज इट इज़। अब इन दोनों का सम करोगे, देखो 4 3 7 2 9 और 10, तो मुझे 10 से डिवाइड करना है। अब 10 से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि इन सब का सम करूँ फिर मैं 10 से डिवाइड करूँ, नहीं, 10 से डिवाइड करने का मतलब इन चारों को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जीरो से ये चारों के जीरो हट जाएंगे। अब लास्ट में मैं यूनिट डिजिट मैच कर लूँगा। भाई यहाँ पे ये कुछ नहीं, 0 5 है ना, तो 5 2 7, 7 8, 8 2 10, लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 70, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना, राजीव स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल बाय 11 मार्क्स। उसी तरीके से सवाल आ गया जो मैंने भी पीछे करवाया भी है। एंड इफ ही स्कोर 50% मार्क्स ही गेट 4 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, देन व्हाट आर द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम। भाई जब भी इस तरीके से सवाल दिख जाए आपको तुरंत ये फाइंड करना है मार्क्स में डिफरेंस और परसेंटेज में डिफरेंस को बराबर कर देना है। परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 20%, और 50% में डिफरेंस कितना है 30%। और यहाँ पे देखो फेल्ड, फेल्ड मतलब लेस, लेस 11 मार्क्स, और यहाँ पे मोर दे रखा है 4 मार्क्स, दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब दोनों को सम कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15। और मुझे फाइंड करना है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स देखो अगर मैं 20% मार्क्स लेकर आता हूँ, है ना, तो मैं 11 मार्क्स से फेल हो जाता हूँ। अगर मैं 11 मार्क्स और ले आऊँ तो मैं पास हो जाऊँगा। तो मुझे ये पता करना है इसकी टोटल वैल्यू। भाई यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू फाइंड करूँ, 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 15/30, इसका मतलब 1/2। तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी जब मैं दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ 20 से, तो यहाँ पे 20% मतलब 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स में अगर मैं 11 मार्क्स जोड़ दूँ तो मुझे पता चल जाएगा 21 मार्क्स आएगा, जो कि 21 मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, इन अ स्कूल द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या रेशो दे रखा है, 3:4 दे रखा है। If the number of boys increase by 10% and the number of girls increase by 15%, then what will be the new ratio of the number of boys to the number of girls। देखो यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 3:4 दे रखा है। अगर मैं बॉयज़ को 10% से बढ़ाऊँ, ठीक है, और गर्ल्स को अगर मैं 15% से बढ़ाऊँ, तो ओवरऑल जो बढ़ जाएगा, इस बार बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो बताना है। अगर मैं देखो दोनों तरफ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, उससे क्या ना, क्योंकि यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ओवरऑल परसेंटेज नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे ये बढ़ा के, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रेशो में बाद में कट ही जाता है। तो जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो आपको समझनी है। यही तो एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी है मैथ में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया, इससे पहले क्वेश्चन में तो मैं रेशो फाइंड करता था, अगर 100 था तो मैं उसको हटाता था, लेकिन यहाँ पे मैं क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज नहीं फाइंड करना। इस बार मुझे ये देखा है, अगर बॉयज़ है गर्ल्स है, बॉयज़ को अगर मैंने 10% बढ़ा दिया और गर्ल्स में अगर मैंने 15% बढ़ा दिया, अब जो वैल्यू आएगी एक्स ओ वाई जो भी आएगी समथिंग समथिंग, उनका रेशो मुझे फाइंड करना है। इसलिए मैंने 300 कर लिया, इसको 400 कर लिया, क्योंकि 300 का 10% बढ़ाना मेरे लिए बहुत आसानी होगा, क्योंकि 300 का 10% 30 होता है। जब मैं 300 में 30 बढ़ा दूंगा तो 330 हो जाएगा, और जब मैं यहाँ पे 15 4 60, इसका मतलब ये 460 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशो लूँगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 33:46, और एक ही ऑप्शन है अपना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 33:46। इसका मतलब इस बार जो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशो आएगा वो 33:46 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे मैंने क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया। यही तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, यही तो स्किल होती है जो आपको डेवलप करनी होती है, जो कि सवाल प्रैक्टिस से ही होगी इस तरीके से। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। द सैलरी ऑफ एक्स वाई जेड आर इन द रेशो 2:3:5, बाई वॉट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ जेड इज मोर देन एक्स। भाई जेड की ये है और एक्स की ये है, एक्स से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, 2 से। भाई एक्स की 2 से 3 ज़्यादा है, तो भाई 1/2 होता है 50%, और 3/2 मतलब 150%। इसका मतलब जो एक्स से जेड की सैलरी है वो 150% ज़्यादा है। अगला सवाल है अपना,
Two numbers a and b are such that the sum of 6% of a and 4% of b, 6% of a प्लस में 4% ऑफ बी, आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने एक ऐसा सवाल करवाया था, उसका बराबर दे रखा है 2/5 ऑफ सम ऑफ 7% ऑफ ए। इसमें क्या है ना, जैसे सवाल में बोला जाता है वैसे ही कर दिया जाता है। 11% ऑफ बी, अब मुझे यहाँ पे रेशो फाइंड करना है। देखो 5 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ और ए को एक साथ ले आओ, 5 को 6 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 30 है, और यहाँ पे 2 की इसके 7 से मल्टीप्लाई करने पे 14 है, तो 14 है और इन दोनों का डिफरेंस 16 है, तो यहाँ पे 16 आ गया। 4b, भाई 5 की इससे मल्टीप्लाई करोगे 20b, और यहाँ पे इस 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे 22b, इन दोनों का डिफरेंस जब ये 20b उधर जाएगा तो 2b बचेगा, तो 2b 2 से ये कट जाएगा 8 बार में। ए के सामने वाला ए की वैल्यू होती है, बी के सामने वाला बी की वैल्यू होती है। मुझे ए रेशो बी फाइंड करना है, मतलब ए रेशो बी मतलब 1:8। ठीक है, तो 1:8 अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, नंबर ए एंड बी आर 30% 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन सी, द रेशो ऑफ ए एंड बी। भाई अगर मैंने सी को 100 मान लिया, ठीक है, ए जो है उससे 30% ज़्यादा है, इसका मतलब ए 130 होगा, और बी 50% ज़्यादा है, इसका मतलब ए 150 होगा। भाई अगर ये 100 है, 100 का 30% 130 हो जाएगा ज़्यादा, और 100 का 50% मतलब 50 ज़्यादा मतलब 150 हो जाएगा। मुझे फाइंड करना है ए रेशो बी, द रेशो ऑफ ए टू बी। यही तो है अपने ए और बी, इन दोनों का रेशो क्या है, 0 से 0 कट जाएगा ना, दोनों तरफ अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो रेशो आ जाएगा 13:15। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगले सवाल पे चलते हैं। इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स अ स्टूडेंट गेट 75 मार्क्स, इफ सी हैड स्कोर्ड 6 मोर मार्क्स सी वुड हैव अटेन द पासिंग परसेंटेज, व्हाट इज द पासिंग परसेंट। मुझे नहीं लगता सवाल को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लेकिन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 300 मार्क्स में से अगर वो 75 मार्क्स लेकर आता है, अगर वो 6 मार्क्स और लेकर आ जाता ना तो वो पास हो जाता, पासिंग परसेंटेज वो गेन कर लेता। तो मुझे वही पता करना है पासिंग परसेंटेज है कितना। देखो 75% में से जब 75% में 6 मार्क्स और ले आता है, इसका मतलब 81 मार्क्स ले आता है, तब जाके वो पासिंग परसेंट आ जाता है। तो पासिंग परसेंटेज यही है, पासिंग मार्क्स यही है 81, और मुझे परसेंट फाइंड करना है तो मैं टोटल से डिवाइड कर दूंगा। कितने बार में जाएगा, देखो 3 से 81 जाता है 27 बार में, और नीचे 100 का मतलब परसेंट, भाई यहाँ पे 27% हो जाएगा। 27% का ही मतलब होता है ना परसेंट, मतलब नीचे 100, तो ये 27%, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल है अपना, इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी, बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, एंड सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी। इफ ए ऑब्टेन 272 मार्क्स मोर देन सी, देन मार्क्स ऑब्टेन बाय बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 रेशो हैं, ए बी सी डी, लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है, जो कि यहाँ पे देखो जो है डी है ना, खामखा दे रखा है, क्योंकि ए ऑब्टेन 272 मार्क्स मोर देन सी, मतलब ए का रिलेशन दे रखा है सी के साथ, और मुझे पूछ रखा है बी का। डी का तो कुछ काम ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ए बी सी की वैल्यू डी पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब मैं डी की वैल्यू फाइंड ही नहीं करूंगा, मैं सी से स्टार्ट करूंगा, सी को मैं 100 मान लूंगा। फिर बी क्या बोल रखा है, बी जो है वो 20% ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है सी से। अगर सी 100 मार्क्स लेकर आता है, 100 का 20% 20 होता है, तो इससे 20% ज़्यादा मतलब 120 होगा। ए जो है वो 10% ज़्यादा लाता है बी से, भाई बी का 120 का 10% 12 है ना, भाई 10% मतलब 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करूँ 12, अब इससे 12 ज़्यादा मतलब 132, तो 132 आ जाएगा अपना ए की वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है देन मार्क्स ऑब्टेन बाय बी, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू देखिए ना, इन दोनों में रिलेशन ए और सी में, ए जो है ऑब्टेन 272 मार्क्स मोर देन सी, भाई ए जो है वो सी से कितना ज़्यादा गेन करता है 32 यूनिट, 32 यूनिट की वैल्यू देखिए 272, कितना ज़्यादा है ये, देखो ये 4 से चल जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड करनी है 120, और अगर मैं देखूंगा दोनों में 8 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 8 बनाने की कोशिश करूंगा, तो जब मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पर भी मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 6 जो 24, 4 8 जो 32। अब ये 8 का ही गुना है 15 बार में, तो यहाँ पे मैं 15 बार में कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो 15 से 15 6 जो 90, 15 8 120, तो 1020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी अपनी बी की वैल्यू हो जाएगी। मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इज 1020। और अगले सवाल पे चलते हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 5:2। इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स एक स्कूल में इन दोनों का रेशो क्या है 5:2। इसका मतलब अगर 5 बॉयज़ हैं तो 2 गर्ल्स होंगी। 87% ऑफ द बॉयज़ एंड 80% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन द एनुअल एग्जाम, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एनुअल एग्जाम। भाई अगर 87% बॉयज़ अगर पास हुए हैं
तो बाकी के बच्चे 13% अपनी फेल हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही 80% अगर गर्ल्स पास हुई हैं तो बाकी के बच्चे 20% अपनी फेल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे फील्ड फाइंड करना है तो मैं डायरेक्ट फाइंड करूंगा। अब इसका ओवरऑल परसेंटेज मुझे फाइंड करना है ना। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एनुअल एग्जाम। स्टूडेंट्स बोला है, स्टूडेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ जाएंगे, इसका मतलब ओवरऑल परसेंटेज फाइंड करना है मुझे, कितने फेल्ड हुए हैं। तो वेटेड एवरेज से फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का दे रखा है परसेंटेज। तो 13 5 जो 65 और 22 जो 40, और टोटल से डिवाइड कर दो, 5 2 7, तो यहाँ पे 7 से मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा। तो देखो 65 और 40, 105 आएगा। 105 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा कितना, 15 7 105, तो 15%, इसका मतलब 15% अपने बच्चे क्या है टोटल फेल हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द एक्सपेंस ऑफ अ फैमिली ऑन वीट वेजिटेबल एंड ऑयल आर इन द रेशो 12:8:5। 50% अगर उनका प्राइस जो है इस रेशो में बढ़ाया गया है, 50%, 25% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। द टोटल एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑन दिस आइटम इंक्रीज बाई। बिल्कुल सिमिलर सवाल मैंने एक करवा रखा है, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, उस सवाल की दर्शन भी करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप पता कर पाओ किस तरीके से इस सवाल को करना है। हालांकि कर लेना चाहिए आपको बिना मुझे दिखाए। देखो ये वाला सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 10 से बिल्कुल सेम सा ही सवाल है, इससे रिलेटेड बिल्कुल एकदम सिमिलर सा सवाल है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में करो और कमेंट में आंसर ज़रूर बताना कौन से ऑप्शन में से यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो भी मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन करवा के लेकर आया हूँ, करवाया मैंने, वो सभी आसान होंगे आपके लिए, आसान लगे होंगे, और जो आपको नहीं समझ में आया होगा वो समझ में आ गया होगा। और कमेंट में आप ये भी बताएं आपको कौन सा क्वेश्चन इजी लगा, हार्ड लगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। साथ में ये भी बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही गए टोटल बिना सॉल्यूशन देखे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, कुछ और नए PYQs के साथ, कुछ और नए चैप्टर्स के साथ। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, हालांकि छोड़ो, है ना, लेकिन मैं तो यही कहूँगा आप यहाँ से कुछ सीख कर जाओ ज़रूर, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब तो बाद में करो, ठीक है। तो कुछ सीख कर जाओ अगर आए हो तो, टाइम वेस्ट ना हो आपका। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।